बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस। बिना पक्ष सुने और नोटिस देने के 15 दिन के भीतर नहीं चल सकेगा बुलडोजर। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपराधियों में भय पैदा होगा। उत्तराखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर शाम 5 बजे तक करीब 65% मतदान। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी हुई वोटिंग। महाराष्ट्र में नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी पर सियासी बवाल। उद्धव ठाकरे के सवाल उठाने के बाद एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के बैग की भी जांच की तस्वीरें सामने आ गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु सज्जाद नुमानी ने मुसलमानों से कर दी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को वोट देने की अपील। कहा, नहीं बंटने चाहिए मुसलमानों के वोट। 269 सीटों पर अघाड़ी को समर्थन देने का दावा कर दिया। दिल्ली में हवा का स्तर हुआ बेहद खराब। दिल्ली के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पहुंचा 400 के पार। जगह जगह छाई स्मॉग की चादर। डॉक्टरों ने दमे के मरीजों को दी घरों में रहने की हिदायत। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने की केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पर दिए कांग्रेस नेताओं के बयान पर निंदा की। कहा, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में बिकता है नफरत का सामान। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स की रखी आधारशिला। बिहार को 12,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। यूपी में उपचुनाव की तारीख करीब आते आते और बढ़ी है पोस्टर वॉर। बटेंगे तो कटेंगे शुरू हुए नारे अब जीतेंगे तो लूटेंगे तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली में गैंगस्टरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। हाल ही में 2 बिजनेसमैन के ठिकानों पर फायरिंग का आरोपी और गोगी गैंग का गुर्गा मोगली मुठभेड़ में गिरफ्तार। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। एक ही पारी में परीक्षा की मांग पर रहे हैं छात्र। बैरिकेडिंग तोड़ने और होर्डिंग फाड़ने पर कई छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज। रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर के नाम से कुछ अपराधी टाइप के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्हें करंट सा लगता है। 4% रिजर्वेशन मुस्लिम को अगर ये देना चाहते तो कहां से देंगे? जो SC ST OBC को रिजर्वेशन आज मिल रहा है, वो रिजर्वेशन से ही वो छीन कर इनको देंगे। बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका नाम है तौकीर रजा। उन्होंने घोषणा की है, बागेश्वर बाबा को जेल डालो। और देश नहीं झुकने देंगे में आज की तमाम खबरों के बीच हमारी टॉप कवर स्टोरी एक नौजवान महिला IPS अफसर इल्मा अफरोज की है। तस्वीर आपके सामने, जानते हैं आप ये आज इस शो से पहले नाम सुना आपने इनका? इनके साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में इनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा, क्या आरोप लग रहे हैं कि जिस वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई रातों रात इनको घर बार छोड़ना पड़ा। महिला IPS लेडी सिंघम इल्मा अफरोज इनका नाम। कुछ पता है आपको इनके बारे में? कहां की खबर, क्या हुआ, किस राज्य में हुआ? वैसे मैं मान सकता हूं अगर योगी के राज्य में, BJP के राज्य में अगर ऐसा कुछ इन महिला IPS के साथ हुआ होता तो आज तो मामला UN तक पहुंच चुका होता और देश में बवाल होता, यकीन मानिए होता। लेकिन आज खबर का निचोड़ ये है कि आपको ये खबर के बारे में ही नहीं पता होगा। जो है ना #NationWithIlma, हम लोगों ने नेशन ये हैशटैग दिया। मतलब हिमाचल प्रदेश में लेडी सिंघम के नाम से इन्हें जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा पूरी खबर। आरोप है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई की वजह से महिला IPS अफसर इल्मा अफरोज की छुट्टी हो गई है। रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले। वो तो छुट्टी पर गई है। CPS पर भी आरोप लगे कि उन्होंने प्रताड़ित किया है। मुझे तो ऐसा नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। चालान की वजह से ऐसा नहीं होता और ना विधायक, जहां तक मेरी जानकारी है, ना उनकी पत्नी, उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे ईमानदार अधिकारी को बेइज्जत करके यहाँ से भेजना वो लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और अधिकारियों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ना हमारा चालान हुआ, ना हम कृषि चला रहे हैं, ना हम गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो
भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया तो भ्रष्टाचारियों ने ऑफिसर को ही परेशान करना शुरू कर दिया। ये है कांग्रेस का शासन। किसी राजनीतिक दबाव में आके इनका यहाँ से तबादला किया गया है। खाली इल्मा जी के छुट्टी जाने पे इतना बवाल क्यों मचा? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि कितने अधिकारी छुट्टी गए होंगे। बहुत लंबी छुट्टी इस तरीके से इसको जोड़ के राजनीतिकरण करना सरासर गलत है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं। क्या यही है आपका महिला सशक्तिकरण? देखिए, बार बार कहा जाता है ना कि एक शब्द होता है सेलेक्टिव आउटरीच। सेलेक्टिव आउटरीच, गुस्सा जो है ना, सियासत में गुस्सा भी राज्य देखकर, धर्म देखकर, या कहां पर ये सब हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये सब देखकर आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है ना, ये कहानी है जो शायद आपको पता भी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य है। हिमाचल प्रदेश का सोलन इलाका अवैध खनन का गढ़ माना जाता है। ठीक, इसी इलाके की एसपी हैं इल्मा अफरोज, जो 2017 में न्यूयॉर्क में करोड़ों की नौकरी छोड़कर देश सेवा के लिए आईपीएस बनी। लेकिन ईमानदारी की वजह से, अगर आरोपों को सही माना जाए, ईमानदारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई खनन माफियाओं, ड्रग तस्करों और कई भ्रष्ट नेताओं की आंखों की किरकिरी बन गई महिला सिंघम, लेडी सिंघम, महिला आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज। वो आईपीएस अफसर हैं जिनकी तारीफ करते हुए अब ऐसा लग रहा होगा कि अमन जी आप क्यों कह रहे हैं। मैं बताता हूं ना, कुछ वक्त पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कह चुकी है इनकी ईमानदारी को लेकर कि इल्मा इलाके की अकेली ऐसी अफसर हैं जिन पर अदालत भरोसा कर सकती है। इसलिए राज्य सरकार अदालत की स्पष्ट अनुमति के बिना उनका ट्रांसफर ना करें। हाई कोर्ट ने कहा यह। खबर सुनिए। हिमाचल प्रदेश के खनन माफियाओं, ड्रग तस्करों और इल्मा अफरोज की ईमानदारी से परेशान कई नेताओं के लिए बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इल्मा को या तो लंबी छुट्टी पर जबरन भेज दिया या वो छुट्टी पर चली गई है। दोनों ही स्थितियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, दो वर्जन है इस पूरी कहानी के। वो छुट्टी पर चली गई, ये फैक्ट है, हिमाचल छोड़कर रातों रात। अब कहा जा रहा है वो छुट्टी पर अपनी मर्जी से गई, एक वर्जन। दूसरा वर्जन है उनको जबरदस्ती मजबूर किया गया, छुट्टी पर भेजा गया। अभी तक इस बात का जवाब नहीं है साहब कि एक तेज तर्रार महिला आईपीएस अफसर अचानक रातों रात बैग पैक करके, सरकारी मकान खाली करके हिमाचल प्रदेश छोड़कर क्यों चली गई? क्या हुआ? ये बार बार सवाल उठता है। यही स्थिति अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में, अगर इल्मा अफरोज के साथ, महिला आईपीएस इल्मा अफरोज के साथ ऐसा कुछ हुआ होता बीजेपी शासित राज्य में, तो आज सोचिए क्या होता। आज इसलिए देश में ना बहुत बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं साहब कि आईपीएस, महिला आईपीएस इल्मा अफरोज खुद लंबी छुट्टी पर गई या उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा गया, मजबूर किया गया जाने के लिए। क्या आईपीएस इल्मा अफरोज की लंबी छुट्टी की वजह यह है कि उनकी ईमानदारी कुछ लोगों को बेहद चुभ रही थी? क्या इल्मा अफरोज की लंबी छुट्टी की वजह यह है कि वो कुछ माफियाओं की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी हिमाचल प्रदेश? आज ये सारे सवाल कांग्रेस से, कांग्रेस की सुक्खू सरकार से, राहुल जी से, प्रियंका वाड्रा से, लड़कियों लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा से, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सुक्खू जी ने रिएक्ट किया, कहा कि वो अपनी मर्जी से छुट्टी पर गई हैं, अभी इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आईपीएस इल्मा की लंबी छुट्टी की वजह क्या है और अचानक ऐसा क्या हुआ कि पहाड़ जैसी समस्याओं से, सुनिएगा एक एक शब्द को, पहाड़ जैसी समस्याओं से संघर्ष करके आईपीएस बनी देश की बेटी, महिला आईपीएस अफसर इल्मा, एक बेहद गरीब परिवार की बेटी को रातों रात हिमाचल प्रदेश छोड़ना पड़ा। बीजेपी का क्या आरोप है? पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि आईपीएस इल्मा अफरोज के छुट्टी पर जाने की वजह यह है कि उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक की पत्नी से जुड़ी जेसीबी और कुछ गाड़ियों का चालान कर दिया था। दोबारा से सुनिए, आरोप है कि
कि आईपीएस महिला आईपीएस अफसर जो हैं इल्मा अफरोज, उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक से जुड़ी गाड़ियां, जेसीबी, उनकी पत्नी कांग्रेस एमएलए की पत्नी और उनसे जुड़ी गाड़ियां का कुछ चालान काट दिया था अवैध खनन को लेकर, इलीगल माइनिंग को लेकर, और सरकार के विधायक से सीधे टकराने की वजह से उन्हें रातों रात छुट्टी पर भेज दिया गया। सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं, आरोप यह भी लग रहे हैं कि खनन माफियाओं पर हाथ डालने की वजह से आईपीएस इल्मा की छुट्टी हुई है। जबकि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू जी का कहना है कि आईपीएस इल्मा खुद छुट्टी पर गई हैं और उन्हें इससे जुड़े आरोपों की जानकारी नहीं है। दोनों के पक्ष। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गए। इन सारी बातों को लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, लोग प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक है लोगों का। जा रहा है कि जबरन छुट्टी पर भेजा गया? नहीं, वो तो छुट्टी पर गई है, छुट्टी पर गई है। और पूछिए, वहाँ के सीपीएस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने प्रताड़ित किया है। मुझे तो ऐसा नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। बिल्कुल सुक्खू जी, छुट्टी पर तो गई हैं, वो तो सबको पता है। क्या भेजा गया है, क्या मजबूर किया गया, किन परिस्थितियों में वो छुट्टी पर गई। आईपीएस इल्मा अफरोज के लंबे छुट्टी का सच इतना उलझा हुआ है ना साहब कि ये समझना बेहद मुश्किल है कि एक आईपीएस को रातों रात हिमाचल प्रदेश क्यों छोड़ना पड़ा। क्या इसके पीछे सिस्टम के अंदर घुस चुके माफिया हैं, या जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि हाँ कांग्रेस विधायक से जुड़ी गाड़ियों का चालान काट दिया था अवैध खनन मामले में, या सिस्टम को चलाने वाले कुछ नेता, या इस पूरे विवाद की जड़ में कुछ और ही है। अब सुनिएगा पूरी कहानी। आईपीएस इल्मा अफरोज की छुट्टी को लेकर दो थ्योरी इस वक्त चर्चा में है। दो थ्योरीज है, मैं दोनों बताऊंगा आपको। पहली थ्योरी है कि उन्होंने कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के एमएलए की पत्नी से जुड़ी गाड़ियों का चालान काट दिया और यही बात उनकी छुट्टी की वजह बनी। ये इलीगल माइनिंग से जुड़ा आरोप है, इलीगल अवैध खनन को लेकर कुछ गाड़ियां शामिल थी, उनका चालान हुआ। दूसरा, ये कांग्रेस एमएलए की गाड़ियां थी, उनके परिवार पत्नी से जुड़ी गाड़ियां। दूसरी थ्योरी ये है कि उन पर एक बड़े कांग्रेस नेता के करीबी स्क्रैप डीलर पर कार्रवाई रोकने का दबाव था। कांग्रेस नेता के करीबी स्क्रैप डीलर पर कार्रवाई रोकने का दबाव, महिला आईपीएस ईमानदार अफसर, और दबाव के आगे नहीं झुकी। दबाव के आगे ना झुकने की वजह से उनकी छुट्टी हुई। दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अगस्त में दून से कांग्रेस के विधायक, अब नाम भी सुन लीजिए, इनका नाम है राजकुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी की पत्नी से जुड़ी गाड़ियों का पुलिस ने चालान काटा। महिला आईपीएस ऑफिसर, ईमानदारी, सबसे पहले ईमानदारी है साहब। और अवैध खनन के आरोप में एक पोकलेन मशीन जब्त की थी। इसी के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक राजकुमार चौधरी अवैध खनन के धंधे में हैं। महिला आईपीएस अफसर ने कार्रवाई की। बीजेपी का आरोप है कि खनन के काम में आने वाली मशीनों के जब्त होने और उनके चालान काटे जाने से राजकुमार चौधरी आईपीएस इल्मा अफरोज से पूरी तरह नाराज हो गए, तमतमा गए। यही बात उनकी लंबी छुट्टी की वजह बनी। दूसरी थ्योरी, पहली आप समझ गए, दूसरी थ्योरी करीब 2 हफ्ते पहले, अभी 2 हफ्ते पहले रामकिशन नाम के एक स्क्रैप डीलर की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर फायरिंग हुई। कहानी सुनिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा। रामकिशन नाम के एक स्क्रैप डीलर, जिनका नाम रामकिशन है, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर फायरिंग हुई। फायरिंग की जांच में पता चला साहब कि स्क्रैप डीलर रामकिशन ने अपनी गाड़ी पर खुद फायरिंग कराई। क्यों? क्योंकि आईपीएस इल्मा अहमद उसे ऑल इंडिया गन लाइसेंस नहीं दे रही थी। पुलिस का फैसला रामकिशन के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए था। बस इसलिए ना सिर्फ कार पर फायरिंग का झूठा ड्रामा रचा गया, बल्कि अफवाह फैलाई गई कि इल्मा अफरोज सिर्फ मुसलमानों को गन लाइसेंस जारी करती हैं। बल्कि एक आरटीआई के जवाब से आरोप भी झूठे निकले। इसके बाद जब पुलिस ने झूठे फायरिंग कांड को लेकर स्क्रैप डीलर रामकिशन पर कार्रवाई शुरू की, कि झूठी फायरिंग कराई गन लाइसेंस लेने के चक्कर में, पुलिस ने एक्शन शुरू किया, तो आरोप है कि इल्मा अफरोज पर ऊपर से जांच रोकने का दबाव आया और दबाव के आगे ना झुकना ही इल्मा की छुट्टी की वजह बन गई। ये दूसरी थ्योरी। हालांकि इस मामले पर खुद आईपीएस इल्मा अफरोज का क्या पक्ष है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सिर्फ इतना चल पाया पता कि इल्मा अफरोज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी में अपने पैतृक गांव में है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। वहीं कांग्रेस विधायक राजकुमार चौधरी ने कहा है कि जिनसे विवाद हुआ, बताए जा रहे हैं जिनके परिवार की गाड़ियों का चालान काटा, जिस वजह से आरोपों के मुताबिक उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, उनका कहना है कि एसपी इल्मा अफरोज पर्सनल रीजंस की वजह से छुट्टी पर गई है और उनकी छुट्टी को चालान से जोड़ना गलत है।
वहीं दिल्ली हज कमेटी ने कहा है कि इल्मा अफरोज पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो अवैध खनन और खनन माफियाओं से लड़ रही थी। सुनिए। क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि एसपी को छुट्टी भेज दिया। अरे छुट्टी किसी भी अधिकारी का जाना जो है वो उसका अधिकार है। कितने अधिकारी छुट्टी गए होंगे, खाली इल्मा जी के छुट्टी जाने पे इतना बवाल क्यों मचा। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि कितने अधिकारी छुट्टी गए होंगे। बहुत लंबी छुट्टी इस तरीके से इसको जोड़ के राजनीतिकरण करना सरासर गलत है। महिला आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज को रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अपनी मां के साथ उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उनका दोष क्या था? बस इतना ही था कि वो अवैध ड्रग्स और अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही थी, उसकी मुखालफत कर रही थी। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया तो भ्रष्टाचारियों ने ऑफिसर को ही परेशान करना शुरू कर दिया। ये है कांग्रेस का शासन। चलिए अब एक बार को कल्पना कीजिए आप कि अगर इल्मा अफरोज महिला आईपीएस अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में होती और उन्हें ऐसी ही परिस्थिति या बीजेपी विधायक से जुड़ी गाड़ियों का चालान काटने के बाद ऐसी परिस्थितियों में छुट्टियों पर जाना पड़ता इल्मा अफरोज को, तो क्या इतना सेकुलर साइलेंस सन्नाटा होता जैसा कि आज है? हैरानी की बात है। मतलब इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, संविधान खतरे में आ जाता, लोकतंत्र खतरे में आ जाता, ना जाने क्या क्या हो जाता। लड़कियों लड़ सकती हूँ, सब कुछ होता, गाड़ियां निकल जाती हिमाचल के लिए, सब बहुत कुछ होता या बीजेपी शासित राज्य। हैरानी की बात है कि मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदारी करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां इल्मा अफरोज पर चुप, साइलेंस। कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, इसलिए छुट्टी पर उनको जाना पड़ा, क्या रीजन है, रातों रात स्टेट हिमाचल छोड़ना पड़ा। मतलब ना वो वैसे ही पूछ रहे हैं साहब कि इल्मा अफरोज छुट्टी पर क्यों गई, ना आरजेडी पूछ रही है कि एक आईपीएस अफसर को अचानक एक राज्य क्यों छोड़ देना पड़ा। अखिलेश यादव जी नहीं पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं इल्मा अफरोज, कि इल्मा अफरोज की छुट्टी पर जाने की वजह क्या है, पूछा किसी ने? जबकि इल्मा अफरोज तो यूपी से ही है ना। यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी की रहने वाली इल्मा अफरोज का जीवन बेहद गरीबी में बीता। अब जानते हैं सिर्फ 14 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन पढ़ाई में तेज इल्मा अफरोज स्कॉलरशिप की बदौलत दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज तक पहुंची और सेंट स्टीफन से स्कॉलरशिप की बदौलत दुनिया के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई। इल्मा अफरोज के पास विदेश में मोटी सैलरी की नौकरियों के लिए ना कई ऑफर थे, लेकिन देश सेवा का जुनून था उनके सर पर। लेकिन उन्होंने आईपीएस के जरिए देश सेवा को चुना, करोड़ों की नौकरी को लात मारी, विदेश में देश सेवा को चुना। इस दिन के लिए इल्मा अफरोज कहती थी कि सिस्टम की कमियों को गिनाने से बेहतर है सिस्टम में घुसकर कमियों को बाहर निकालना। लेकिन अफसोस यह है कि जो इल्मा अफरोज लाखों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल थी, उन्हें सिस्टम ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया। और आज सवाल यही है कि इस खबर को लेकर सेकुलर सन्नाटा आखिर क्यों है? आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बुलडोजर, बेलगाम बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक की अब बात हम करने जा रहे हैं। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर के नाम से कुछ अपराधी टाइप के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्हें करंट सा लगता है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौक़िफ़ है। हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है। सरकार इसी नीति पे चलती भी रही है। जहां भी बुलडोजर चला है उसके पीछे एक बहुत मजबूत कागज रहा है। ऐसा नहीं कि बुलडोजर कहीं जाके चला दो। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार के। ये नेचुरल जस्टिस का खिलाफ। मकान का गिरना तोड़ना वो अथोराइज और अनऑथोराइज के पास वजह से होता है, ना कि अपराधी की वजह से। कटने वाले बांटने वालों को बड़ी एक चपराक है, उसके मुंह पर तमाचा है।
साहब सीधा सा सवाल है कि अगर देश भर में अब बुलडोजर की कार्रवाई अब नहीं होगी, रुक गया बुलडोजर, ब्रेक लग गई साहब। सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को कई लोग इसी नजरिए से देख रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत आराम से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या आखिर, ठीक। और आपको आज ये भी जानना जरूरी है कि फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की बुलडोजर जस्टिस को लेकर, जिसका असर शासन प्रशासन से लेकर आम लोगों तक पड़ने वाला है। फैसले के बाद सियासत चल रही है वो अलग है, लेकिन सबसे पहले ना आपको जानना क्या है कि भैया हुआ क्या है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या दिशा निर्देश जारी किए। सबसे पहला, बुलडोजर की किसी भी कार्रवाई से पहले आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए दूसरे पक्ष को वक्त देना जरूरी होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, बिना कारण बताओ नोटिस के किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई की अनुमति नहीं होगी। बिना नोटिस दिए कोई डेमोलिशन नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, अब नहीं। तीसरा, नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजने के साथ ही अवैध निर्माण पर चस्पा भी करना होगा, नोटिस चस्पा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी, ऐसे नहीं चलेगा बुलडोजर अब। चौथा, किसी भी आगे की कार्रवाई से पहले नोटिस की तारीख से कम 15 दिन का समय देना होगा। 15 दिन का समय देना होगा, मतलब कार्रवाई से पहले नोटिस की तारीख से कम 15 दिन का टाइम देना होगा। पांचवा, नोटिस जारी होने के बाद आगे की क्या कार्रवाई है इसकी जानकारी जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी, मस्ट है, ये देनी, डीएम को बताना पड़ेगा। छठा, नोटिस में ये बताना जरूरी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सब कुछ, अब ये मतलब सर्वोच्च अदालत ने बता दिया, अब इसके ये सारी चीजों के बिना नहीं चलेगा बुलडोजर। नोटिस में बताना जरूरी होगा कि निर्माण में क्या अवैध है और किन किन दस्तावेजों की जरूरत है। सातवां, तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, मस्ट है ये। आठवां, अगर निर्माण का कोई हिस्सा अवैध है तो उसको हटाने के लिए दूसरे पक्ष को वक्त देना होगा। अवैध है, मान लिया अगर अवैध भी है ना, तब भी नहीं कि आगे चला दिया बुलडोजर, आपको दूसरे पक्ष को समय देना होगा। नौवां, तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी मस्ट करनी होगी, रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना होगा। और 10वां, 3 महीने में पोर्टल बनाकर नोटिस और पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाए। सबूत भी देना होगा साहब कि आपने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। 3 महीने में पोर्टल बनाइए, नोटिस और पारित आदेश का विवरण वहां पर आपको अपलोड करना होगा। साथ ही कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी तय किया, ध्यान से सुनिएगा, कि कार्रवाई के वक्त मौजूद अधिकारियों के नाम दर्ज हो, जो अधिकारी पहुंचते हैं ना बुलडोजर चलवाने, उनके नाम दर्ज हो, और अगर कोई कार्रवाई गलत पाई जाती है तो उसकी भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों से कराई जाए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है साहब, कि जो अधिकारी वहां पहुंचते हैं ना बुलडोजर चलवाने, उनके नाम दर्ज हो, और अगर बाद में पता लगा ना कि गलत बुलडोजर चलवा दिया, तो फिर जो अधिकारी है ना, उनसे भरपाई होगी उस नुकसान की। मतलब अगर कोई अधिकारी नियमों और दिशा निर्देशों के खिलाफ जाकर कार्रवाई करता है तो पीड़ित पक्ष के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कौन? वो अधिकारी जो वहां पर तोड़वा रहे थे। तो पहली बात तो ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बुलडोजर कार्रवाई के लिए एक दिशा निर्देश जारी अब कर दिए, इसका मतलब कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई के नियम और कानून तय किए हैं। ऐसा नहीं है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सड़क के बीचों बीच कुछ भी है तो वो तोड़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। पूरी प्रक्रिया होगी, उसके बाद आप चलाइए बुलडोजर। कोर्ट ने आज अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र करते हुए साफ किया कि ये निर्देश सड़कों, नदियों या वन क्षेत्र पर बने अवैध निर्माण को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे, कि कोई संरक्षण नहीं मिल गया, कि इलीगल एंक्रोचमेंट को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिल गया, ऐसा नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों के सबसे ज्यादा निशाने पर कौन? बिल्कुल ठीक, योगी जी। यूपी सरकार को झटका लग गया, योगी जी को झटका लग गया। विपक्षी पार्टियां इसे योगी सरकार की हार बता रही है। यूपी सरकार ने भी कोर्ट के फैसले पर एक बयान जारी किया। क्या है योगी सरकार का इस पूरे फैसले पर पक्ष, उसको बताने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या है राजनीतिक दलों का टेक, क्या एक दूसरे पर हर कोई अपनी जीत बता रहा है, इसको वो सुनिए आप। तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप, जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। दो संस्कृति दिखा रहे थे, वो तो आप कह सकते हैं कि ये अंधे राज में जो कान्हा राजा होता है वो वाला कर रहे थे, और दूसरों को आप डराने की कोशिश कर रहे थे। सरेआम दिख रहा था कि कुछ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ तबकों को आप डराने की कोशिश कर रहे थे। बुलडोजर के नाम से
कुछ अपराधी टाइप के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्हें करंट सा लगता है। लेकिन अपराधी और गुंडे माफियाओं ने और कहीं इस प्रकार की स्थिति पैदा की है गरीबों का। देखिए, बेलगाम बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक का इसको नाम दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल जहां इस फैसले को सरकार की हार बता रहे हैं। कौन सी सरकार? योगी जी की हार हो गई, योगी जी के लिए झटका हो गया। वहीं बीजेपी ने फैसले का स्वागत कर दिया है कि उनकी सरकार अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध निर्माण, अवैध फैसले पर पक्ष रखते हुए योगी सरकार ने क्या कहा? आज सबके निशाने पर योगी सरकार, योगी सरकार। योगी सरकार का पक्ष सुनिए साहब। योगी सरकार का कहना है कि यूपी सरकार तो पार्टी नहीं थी इस केस में, ये कोई नहीं बताएगा। यूपी सरकार इस फैसले को लेकर पार्टी नहीं है। योगी सरकार ने कहा कि भाई सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। योगी सरकार। दूसरा, यूपी सरकार ने कहा कि इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। तीसरा, इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व, ये संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। चौथा, योगी सरकार ने अपने बयान में कहा कि कानून का राज सब पर लागू होता है, सब पर। इसके साथ ही यूपी सरकार ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार तो इसमें पार्टी नहीं थी। सुबह से क्या चल रहा है? योगी के लिए झटका, योगी के लिए झटका, यूपी सरकार के लिए झटका, हार हो गई, ये हो गया। योगी सरकार का जवाब आया साहब, यूपी सरकार तो इस केस को लेकर पार्टी नहीं थी। मतलब जो लोग इस फैसले को यूपी सरकार की हार बता रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता है कि यूपी सरकार इस केस में पार्टी थी ही नहीं, जैसा कि यूपी सरकार ने अपने बयान में साफ किया। यही नहीं, आपको आज एक और बात जाननी चाहिए कि बुलडोजर मामले में सुनवाई के दौरान इसी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के, योगी सरकार के हलफनामे की भी तारीफ सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। 2 सितंबर, भूलिएगा नहीं, 2 सितंबर को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के उस हलफनामे की तारीफ की थी जिसमें कहा गया था कि अचल संपत्तियों को सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त किया जा सकता है। बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश जारी करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आज कई तल्ख टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने बताया कि किसी के लिए ना घर की अहमियत क्या है। कोर्ट ने संविधान से मिले अधिकारों की बात की और कानून हाथ में लेने वालों को सख्त चेतावनी भी दी। आज जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कई टिप्पणियां की, जिनमें से कुछ आपको जरूर आज जाननी चाहिए। सुनिए क्या कहा। कोर्ट ने कहा, घर सिर्फ एक संपत्ति नहीं है बल्कि वर्षों के संघर्ष का प्रतीक है। यह सम्मान की भावना देता है। ऐसे में उस पर कार्रवाई से पहले सोचना होगा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई की एकमात्र और आखिरी विकल्प है। तोड़फोड़ जो है लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब लगे कि अब इसके बाद दरवाजा इन, लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी विकल्प, तो ही उस पर आपको बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर को ध्वस्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार को भी प्रभावित करता है। आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत यह है कि दोषी साबित होने तक, सुनिएगा, दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक दोषी नहीं साबित हो जाता वो तो इनोसेंट है ना, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यही कहा जाता ना कि दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है। और यदि संरचना को ध्वस्त कर दिया जाता है तो यह परिवार के सभी सदस्यों के लिए सामूहिक दंड है जिसे संविधान के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। पूरे परिवार को सजा दे देना। यही ने कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में दोषी साबित हो भी जाता है ना, कि चलिए हाँ वो दोषी हो गया, कन्विक्शन हो गया उसका, तो भी ऐसा नहीं है बुलडोजर चला देंगे, तो भी बुलडोजर की कार्रवाई अवैध ही रहेगी और ऐसा करना कानून को अपने हाथ में लेने जैसा होगा। कोर्ट ने इस दौरान शासन और सत्ता पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी नहीं बन सकती, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव न्यायाधीश नहीं बन सकती। कौन दोषी है कौन नहीं, फैसला कार्यपालिका जज बनकर नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव नहीं, वो तो जुडिशरी तय करेगी ना साहब। अगर ऐसा होता है तो ये सीमाओं का उल्लंघन है। मतलब बुलडोजर पर एक तरीके से बुलडोजर जस्टिस कहना चाहिए, बुलडोजर पर ब्रेक नहीं है, बुलडोजर जस्टिस, कि बुलडोजर तो कभी जस्टिस का रास्ता हो ही नहीं सकता, उस पर एक तरीके से सुप्रीम ब्रेक लगा दी गई है। एक बड़ी खबर आ रही है साहब, बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिसने महाराष्ट्र चुनावों में अपने समर्थित उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब तक तो यह कहा जा रहा था ये हो सकता है, अब जो खबर मिल रही है कि ऐलान कर दिया है 288 विधानसभा सीट वाले महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि राहुल गांधी
आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन दे दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने कहा कि उनकी टीम ने 1 महीने के सर्वे के बाद समर्थित उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई है। सुनाते हैं आपको सज्जाद नुमानी। याद करिएगा, बीजेपी इसे ही वोट जिहाद का नाम दे रही थी कि इस तरह के फतवे निकलते हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात होती है तो वो तो सांप्रदायिक बंटवारा हो जाता है, लेकिन इस तरह के जब फतवे या अपील, कथित फतवे या अपील आती है जिसको बीजेपी वोट जिहाद का नाम देती है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं आती कि मुसलमान संगठित होकर इनको वोट करे, उसमें किसी को कोई आपत्ति नजर नहीं आती। सुनिए नुमानी को। एक एक सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनएफएल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। महाविकास आघाड़ी के अलावा हमने चंद सीटों पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी तायीद करने का फैसला किया है, जिसकी तफसील एनएफएल नंबर 2 में मौजूद है, जो आपको इंशाअल्लाह दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले नुमानी जी की तरफ से कहा गया था कि ये अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को इस तरह से टिकट दी जाती है तो हम अपना समर्थन कर देंगे। उस वक्त बीजेपी ने इसको वोट जिहाद का नाम दिया था कि ये वोट फतवा है, फतवे जारी हो रहे हैं मुसलमान उम्मीदवारों और मुसलमानों को एकजुट करके एमवीए के पक्ष में वोट देने के लिए। ये वोट जिहाद है, वोट फतवा है। पहले का बयान और अब का बयान दोनों के एक साथ सुनिए नुमानी जी का। सीट का गहराई से जायजा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके ज़रिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमज़ोर तबक़ात का। पवार साहब, मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है 30 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाड़ी को जीत दिला सकते हैं। बात करेंगे खटाखट की रीलॉन्चिंग की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग में अब करीब 1 हफ्ते का ही वक्त बच गया है और तमाम मुद्दों के बीच अब इस चुनाव में भी खटाखट की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमाम चुनावी वादों का जिक्र किया और बोले कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। हम आपको खटाखट की पूरी कहानी बताएं, शायद पहली बार चुनावों में कब आया और इस चुनाव में इसका असर क्या हुआ, है ना। साथ ही लोकसभा के बाद दूसरे चुनावों में राहुल के खटाखट और गारंटी स्कीम का पूरा लेखा जोखा हम आपके सामने पेश करेंगे, जिस पर खुद खड़गे जी ने सवाल उठा दिए थे। वैसे सबसे पहले आप सुनिए खटाखट पर राहुल गांधी का सबसे लेटेस्ट बयान सुनिए। महालक्ष्मी योजना, हर महीने 3000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। और महाराष्ट्र में जब आप बस में जाएंगी आपको अपने जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। अब सवाल यह कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के अध्यक्ष की बात क्या वो नहीं सुन रहे हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में खटाखट को लेकर कुछ मतभेद है, क्योंकि खटाखट को खरी खड़गे जी सुना चुके हैं। इसलिए सवाल, क्योंकि खड़गे जी का ही एक बयान आया था 2 हफ्ते पहले, एक बयान दिया गया था महाराष्ट्र चुनावों में वादों को लेकर था, जिसमें उन्होंने खटाखट स्कीम पर सवाल उठा दिए थे। एक बार फिर से वो बयान सुनाते जब उसमें कहा था कि वादे उतने करने चाहिए साथ जितने पूरे हो सकें, और उसको लेकर कहा गया कि शायद संभवतः महाराष्ट्र में अब गारंटी की नो एंट्री होगी या खटाखट पर कुछ खटपट चल रही है। सुनिए क्या कहा था। महालक्ष्मी योजना, हर महीने 3000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर।
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सीएम एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हो गई है। बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेकिंग को लेकर चिक और विवाद चल रहा है कि उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। अब ये खबर, अच्छा वीडियो भी आ गया, ये वीडियो भी इस वक्त आ गया सामने। दिखाइए तस्वीरें एक बार, दिखाइए इसको, जिसमें एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर, ये देखिए आप, इसमें ऑडियो है कुछ अगर बातचीत है तो, हाँ देखिए आप, एकनाथ शिंदे आपको नजर आ रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग, उनके हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हो गई है। विवाद बहुत, ये देखिए आप पूरी अटैची वगैरह, हाँ सुनाइए एक बार। बाकी काय नाही आहे, युरिन पॉट वगैरे नाही आहे, कपडेच आहे, युरिन पॉट नाही. ते दाखव बाबा सगळं. हां बॅगा अरे ते आमचं नाही आहे, ते इथलं विमानातलं. एक सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर. हे बीच पे मत आओ. पूर्व मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर उनकी चेकिंग हो रही, तो ये देवेंद्र फडणवीस की क्यों नहीं? काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. गिने चुने लोगों का बैग चेक करते हैं. हमने तो नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर की या जहाज की तलाशी हो रही हो. महाराष्ट्र में अब चॉपर पर चुनावी चौसर खेला जा रहा है, जिसका पहला पासा उद्धव ठाकरे ने फेंका, जवाब में दूसरा पासा बीजेपी ने फेंका, तीसरा पासा कांग्रेस ने फेंका, तो चौथा पासा शरद पवार ने भी फेंक दिया. काय उघडायचं ते उघडा. महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2 बार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई तो वो तमतमा गए. वीडियो बनाकर जांच करने वालों से ही पूछने लगे कि क्या कभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की जांच की गई, या फिर विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टर ही चेक किए जा रहे हैं. उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग पहले सोमवार को यवतमाल में हुई, फिर अगले ही दिन मंगलवार को सोलापुर में उनके हेलीकॉप्टर की दूसरी बार चेकिंग हो गई. उद्धव ठाकरे ने इन दोनों तलाशियों का वीडियो बना लिया था, जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. लगातार दूसरे दिन बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर शिवसेना, यूबीटी और उद्धव ठाकरे भड़क गए थे. उन्होंने चुनाव की ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों से क्या सवाल जवाब किए, आप खुद सुनिए. काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वणीचा असेल. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा. कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब. इस वीडियो को शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें तलाशी लेने वाले अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उन लोगों से शिकायत है जो जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं. उद्धव के निशाने पर बीजेपी थी, लिहाजा उद्धव के वीडियो पॉलिटिक्स का जवाब बीजेपी ने वीडियो से ही दिया. पिछले 2 दिनों में बीजेपी ने 3 वीडियो जारी किए हैं. पहला वीडियो देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की चेकिंग का है. ये वीडियो 5 नवंबर का बताया जा रहा है, जबकि फडणवीस का हेलीकॉप्टर कोल्हापुर एयरपोर्ट पर उतरा था. दूसरा वीडियो अजित पवार के हेलीकॉप्टर की चेकिंग का है.
बारामती में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अजित पवार के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। और तीसरा वीडियो नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग का है। गडकरी मंगलवार को लातूर जिले के औसा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां निर्वाचन आयोग की टीम ने उनके हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली। बीजेपी का दावा है कि इन तीनों नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से कोई सवाल नहीं किए, जबकि तलाशी के दौरान उन्हें पूरा सहयोग किया गया। तीनों वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने उद्धव को आईना दिखाने की कोशिश भी की और कहा कि चुनाव आयोग चेकिंग बीजेपी के बड़े नेताओं की भी करता है। लेकिन विपक्ष हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग को सिर्फ मुद्दा बना रहा है। इधर उद्धव के साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी सवाल उठाए थे कि पूर्व सीएम के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो रही है, लेकिन मौजूदा डिप्टी सीएम फडणवीस के हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं हो रही है। तो कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर उनकी चेकिंग हो रही, तो ये देवेंद्र फडणवीस की क्यों नहीं हो रही जो ओपनली माल लेके जा रहे हैं? इनकी क्यों नहीं हो रही? ये पवार साहब की, भाजपा के बड़े नेताओं क्यों नहीं हो रही जो लिए खोखा बांट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बैग की जांच का वीडियो जो दिखा रहे हैं वो एक दिखावा है। तौकीर रजा पर भड़के बाबा बागेश्वर। मुसलमानों के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका नाम है तौकीर रजा। उन्होंने घोषणा की है बागेश्वर बाबा को जेल डालो। बरेली के मौलाना को बागेश्वर धाम का जवाब। वो हनुमान जी का बनाना है। अब बारी आ गई है क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें लगातार लगी है। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तौकीर रजा के दिल्ली कूच पर बोले बाबा, एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। हमने कहा तुम पहुंचो ठठरी के बड़े दिल्ली में, हम यहाँ से ही क्रांति ऐसी करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। ऐसी क्रांति करेंगे हवा खिसक जाएगी। क्रांति ऐसी करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। बरेली के मौलाना इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर बाबा बागेश्वर ने जबरदस्त प्रहार किया। 2 दिन पहले ही जयपुर में मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हम सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा था कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अपने तरीके से दिल्ली जाएंगे। जिसके जवाब में बाबा बागेश्वर ने तौकीर रजा पर करारा हमला बोला। बाबा बागेश्वर ने कहा है, तुम दिल्ली पहुंचो, हम यहीं से ऐसी क्रांति करेंगे कि तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें लगातार लगी हैं। अभी एक मुसलमानों के एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका नाम है तौकीर रजा। उन्होंने घोषणा की है बागेश्वर बाबा को जेल डालो और कई लाख मुसलमान जुड़ करके वो अपनी ताकत दिल्ली में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने कहा तुम पहुंचो ठठरी के बड़े दिल्ली में, हम यहाँ से ही क्रांति ऐसी करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में दिखाओ, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हालांकि तौकीर रजा ने बाद में अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि हिंदू समाज के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की। उनका झगड़ा सरकार से है। वो केंद्र सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं क्योंकि सरकार रसूल आजम के गुस्ताखों को संरक्षण दे रही है।
जयपुर के प्रोग्राम के हवाले से ये कहा गया कि रूह कांप जाएगी। मैंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, ना मैं हिंदू मुसलमान की कभी बात करता हूँ। मैंने ये कहा कि हुकूमत की रूह कांप जाएगी। उसको ये ऐसा पेश करने की कोशिश की गई जैसे मैंने हिंदू समाज को कोई चैलेंज किया हो। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से उससे ठीक एक दिन पहले 24 नवंबर से तौकीर रजा ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने देश भर के मुस्लिम संगठनों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि धर्म विरोधी ताकतें हिंदुओं को आपस में लड़वा रही हैं। उन्हें जेल में डलवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता वो हिंदुओं को जगाते रहे। हमने कहा तुम पहुंचो ठटरी के बड़े दिल्ली में, हम यहाँ से ही क्रांति ऐसी करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। जद्दोजहद करते हैं, हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर और मौलाना तौकीर रजा के बीच इस तरह के बयानों के तीर चल रहे हैं। मुद्दा दिवाली में पटाखे जलाने का, कुंभ में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री रोकने का, या फिर वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन का। हिंदुओं से जुड़े सभी मुद्दों पर बाबा बागेश्वर हमेशा खुलकर बोलते हैं।